हाय दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार और आज फिजिक्स में आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है किसी भी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। हम लोग संधारित्र एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ रहे हैं कि किसी भी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि ये कोई आवेशित चालक है, ठीक है ना। ये कोई आवेशित चालक है और जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। तो अब हम ये जानते हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते किसको है, पर ये बात हम जान लें, ठीक है ना। कि आवेशित चालक है, आवेशित चालक तो हम जानते हैं कि कोई भी चालक है उसको अगर किसी भी आवेश से आवेशित कर देते हैं तो उस चालक को आवेशित चालक कहा जाता है, ठीक है ना। कोई भी आवेश अगर हम उसको दे दे तो, ठीक है। लेकिन आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से हम क्या समझते हैं, ये हमको पहले जानना पड़ेगा और तब हम आज स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। किसके लिए? किसी आवेशित चालक के लिए, ठीक है। तो देखिए, कोई भी आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है। तो देखिए ना, अगर कोई एक चालक है जो अनावेशित है, प्रारंभ में शुरू में क्या है, वो अनावेशित है। तो जब किसी भी चालक को प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से, अनावेशित अवस्था से मतलब जब वो उस पर कोई भी आवेश नहीं है ना, किसी भी आवेश से किसी भी चालक को प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से न उसे आवेशित करने में न जितना कार्य किया जाता है वही कार्य न उस चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि ये अभी क्या है, एक चालक है, नॉर्मली चालक, इस पे कोई आवेश नहीं है और हम इसे चाहते हैं कि प्लस क्यू आवेश से इसको आवेशित कर दें। तो प्लस क्यू आवेश आवेशित करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर इसको हमें आवेशित करना है प्लस क्यू आवेश से, तो प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने में, चूंकि प्लस क्यू आवेश को उसको देंगे ले जा करके तब ना यहाँ से देते जाएंगे, ठीक है ना प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने के लिए प्लस क्यू आवेश हमें इसको देना होगा। तो प्लस क्यू आवेश को हमें देने में जो कार्य करना पड़ेगा ना, वही कार्य ना इस चालक के क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं ना आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। फिर से बात समझिएगा कि अगर कोई चालक है जो अभी अनावेशित है, माने उस पर कोई आवेश नहीं है और उसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करना है, तो हम बताते हैं कि प्लस क्यू आवेश जो है एक बार में तो आप दीजिएगा नहीं, छोटा छोटा ही आवेश करके दीजिएगा ना। कोई भी बड़ा सा आवेश जैसे प्लस क्यू आवेश देना है तो अचानक थोड़ा ना वो आवेश चला जाएगा। नो, आपको क्या करना पड़ेगा, ये आवेश को बहुत छोटे छोटे मतलब छोटा छोटा भाग के रूप में आवेश जो होगा जमा होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेश उस पे जमा होते जाएगा, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने में ना हमें जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य ना इस चालक के ना स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। तो बात समझ गए आप लोग कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, ठीक है ना। अब हम इसका आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे, सूत्र प्राप्त करेंगे। तो देखिए, अब बात बताइए कि ये चालक है, इसे हम प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं। तो बाबू, कोई भी आवेश जो है प्लस क्यू आवेश से आवेशित करना है, तो कोई भी आवेश ना किसी चालक पे एक बैक या अचानक नहीं चला जाता है ना, वो छोटे छोटे ना भागों के रूप में जाता है, ठीक है ना, छोटे छोटे भागों के रूप में जाता है। तो मान लीजिए ये क्यू जो है बहुत छोटे छोटे आवेशों का मतलब भाग डी क्यू ना डी क्यू डी क्यू डी क्यू ये सबसे मिलकर के बना हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए, मतलब क्यू जो है बहुत छोटे छोटे आवेश डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू से मिलकर बना हुआ है। तो अगर
हम इसके एक बहुत छोटे से भाग को हम यहाँ से ले जाते हैं इसे आवेशित करने के लिए, न इस चालक पर देने के लिए, तो उस पहला बार जब पहला बार इस आवेश को हम ले जा रहे हैं तो उस समय चूंकि इस पे कोई आवेश नहीं है, तो जब कोई आवेश इस पे नहीं है तो कोई विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा, और जब कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो इस पहले बार आवेश को ले जाने में हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? क्यों कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ना शुरू में तो आवेश है ही नहीं इस पे, हम तो आवेशित करने जा रहे हैं, और आवेशित करते समय अभी तो पहला आवेश को ही लेकर के हम जा रहे हैं। तो जब पहला आवेश को लेकर जा रहे हैं तो ना इस पे कोई आवेश है नहीं, अतः इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न तो हुआ नहीं है, और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ है तो पहला आवेश को हम ले जा रहे हैं तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी पहला dq आवेश इस पे चला गया। ठीक है ना? ये dq आवेश कहाँ जाएगा? सतह पे आ गया। अब देखिए, अब जब दूसरा आवेश को ले जाइएगा, मतलब दूसरा भाग को, ये प्लस q आवेश के दूसरे भाग को जब आप लेकर के जाइएगा, तब अब चूंकि पहला आवेश यहाँ पे पहुंच गया है, तो अतः पहला आवेश जो है ना अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, और जब पहला आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो दूसरे भाग को ले जाते समय आपको इस आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया? और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा होते जाएगा। फिर देखिए, जब ये भी पहुंच गया तो एक और dq आ गया, तो ये भी यहाँ पर सतह पे जमा हो जाएगा। अब जब तीसरे भाग को लेकर के आप जाइएगा तो अब इन दोनों भागों के चलते विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसके विरुद्ध हमको धक्का दे करके न ले जाना पड़ेगा, मतलब हमें कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसके जमा होते जाएगा। फिर ऐसे चौथा भाग को ले जाइए, तो चौथा भाग को ले जाइएगा तो अब तीनों भाग के पहुंच गए यहाँ पे, तो तीनों भाग के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस तीनों भाग के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें चौथे भाग को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। और इसी तरह बहुत अन्य भागों को लेकर ना dq जितने भी भाग हैं सभी को ले जाने में ना हमें कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य जो है ना इस चालक के, इस आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा होते जाता है। बात समझ में आ गई? किस तरह से ना ये कार्य कर रहा है, किस तरह से हमारा सिद्धांत है ना? तो लास्ट में जब अंतिम आवेश हम dq ले जाएंगे ना, अंतिम ऐसे dq ले जाते जब लास्ट में dq ले जाएंगे तो ये जो आचालक है वो अंततः मतलब लास्ट में प्लस q आवेश से आवेशित हो जाएगा। समझ में आया? तो वही बताएं कि प्लस q आवेश से आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में प्लस q आवेश से जो भी हमें कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो अब हम स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो आइए देखिए, अब देखिएगा, मैं बता रहा हूं, ये आवेशित चालक को मैं इधर रख लिया, ये प्लस q आवेश से हमें आवेशित करना है, ये चालक है, ठीक है ना? तो देखिए, माना कि ऐसे अब हम लोग लिख रहे हैं कि माना कि किसी चालक की धारिता C है। मान लेते हैं कि इस चालक की धारिता C है, मतलब वह अधिक से धारिता मैंने क्या, अधिक से अधिक आवेश को धारण करने की क्षमता। तो माना कि किसी चालक न की धारिता कितना है, चालक की धारिता क्या है, C है, ठीक है? चालक की धारिता C है, अतः और इसे बहुत सूक्ष्म आवेश, बहुत ही सूक्ष्म आवेश की बात कर रहे हैं अभी, बहुत सूक्ष्म आवेश न Q से आवेशित करने में उसका विभव V से
बढ़ जाता है या भी हो जाता है, ऐसे लिखिए। ठीक है, एक बात बताइएगा, जैसे ये तो आप जान रहे हैं कि हमें एक चालक दिया हुआ है और इस चालक को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करना है, लेकिन आप प्लस क्यू आवेश एक बैक नहीं दीजिएगा, अचानक उसको नहीं दे सकते हैं, तो बहुत सूक्ष्म आवेश ना छोटा छोटा क्यू के रूप में आप देते जाइएगा। तो हम मानते हैं कि जैसे ही न इसको बहुत सूक्ष्म आवेश क्यू से आवेशित कर रहे हैं, तो आपको बताए हैं हम कि अगर किसी भी चालक को न अगर कोई भी सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म धन आवेश अगर दिया जाता है तो उस चालक की न विभव बढ़ जाता है। पिछले वीडियो में पढ़ाया था हम, न किसी भी चालक को अगर धन आवेश दीजिएगा तो उसका विभव बढ़ जाता है। तो वही बता रहे हैं कि माना कि किसी चालक की धारिता C है और इसे बहुत सूक्ष्म आवेश Q से आवेशित करने में उसका विभव भी हो जाता है। तो जब विभव भी हो जाता है तो हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं क्या, Q बराबर CV, धारिता का फॉर्मूला पढ़ाया था ना, Q बराबर CV में तो C बराबर क्या आया था, Q बाय V आया था, धारिता का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए कि अभी धारिता कितना है मेरा, C है। तो जब धारिता मेरा C है ना और आवेश कितना आवेश से आवेशित कर रहे हैं, तो बहुत ही सूक्ष्म आवेश से आवेशित कर रहे हैं, तो Q के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, स्मॉल q, और V के जगह क्या हो जाएगा, ये छोटा सा व्यू, स्मॉल व्यू, समझ रहे हैं ना। इसकी धारिता हो जाएगा C बराबर Q बाई V। ठीक है ना, ये फॉर्मूला से याद रखिए, Q बराबर CV बताए थे तो C बराबर Q बाई V से, समझ गए। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बात बताने वाला हूं, तो ये बहुत ही सूक्ष्म आवेश से आवेशित कर रहे हैं तो धारिता इतना आ जाएगा। अब यदि चूंकि हमें प्लस क्यू आवेश से आवेशित करना है, तो ये तो बहुत छोटा सा आवेश गया है ना। अब इसके बाद हम DQ ये छोटा छोटा आवेश जो है, मान लिया जाए ये DQ जो है, ये DQ आवेश हम धीरे धीरे करके इस चालक को न देते चले जाएंगे। तो ये DQ आवेश देने में मान लेते हैं कि छोटा सा कार्य DW करना पड़ रहा है ना, समझिएगा बात को ना। अब हम मान रहे हैं कि जब हम बहुत छोटे से आवेश अब DQ को लेकर के ना जाएंगे, मतलब इस Q आवेश के बाद ये Q आवेश हम दे दिए, अब उसके बाद अगर हम DQ आवेश को लेकर जाएं, फिर DQ को लेकर जाएंगे, उसके बाद फिर छोटा सा DQ को लेकर जाएं, तो DQ आवेश को ले जाने में कार्य अगर DW करना पड़े तो हम क्या करेंगे, DW पहले निकालेंगे, और जब DW निकल जाएगा मेरा छोटा सा कार्य, तो संपूर्ण कार्य को ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग कर देंगे। तो आइए देखिए ना, उसी सिद्धांत पे हम कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं कि अब अन्य आवेश, या ऐसे लिखिए, अब आवेश के अन्य छोटे भाग DQ को ऊपर मिटा रहे हैं, DQ को ले जाने में किया गया कार्य DW है, कार्य जो है DW है। तो यहां से याद रखिए ना, V बराबर क्या होता है, W बाय ना Q, पढ़ा है आप लोगों को। तो W बराबर फॉर्मूला होगा V गुना Q, होता है ना फॉर्मूला, V बराबर W बाई Q, तो W बराबर V गुना Q। तो ये जो किया गया कार्य, जब हम बहुत छोटा सा आवेश DQ को हम इस तक ले जाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, DW, और DW बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ना V इंटू DQ हो जाएगा ना। यहाँ से W बराबर V गुना Q, तो V के जगह ये छोटा सा V ले जाएंगे, चूंकि जब हम पहला आवेश ये Q को ले गए तो उस समय विभव हो गया होगा V, और इसके बाद जब DQ को ले जाएंगे तो विभव तो मेरा V पहले से ही रहेगा ना, तो इसीलिए DW बराबर V गुना Q, तो Q के जगह DQ लिख देंगे। बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, तो ये V के जगह पे यहां से आप लिख सकते हैं, V के जगह पर क्या
यहां से निकालिए C बराबर Q बाई V है। तो अगर हम V बराबर निकालें तो इसी को आप देखिए तो V इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, C से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये V इधर आ जाएगा, C नीचे आ जाएगा, तो Q बाई C कर सकते हैं, V बराबर Q बाई C लिख सकते हैं। तो V की जगह Q बाई C लिख दीजिए और इंटू में DQ रहेगा। तो ये बहुत छोटा सा कार्य DW हुआ। अतः अब संपूर्ण कार्य, अतः प्लस Q आवेश से, चूंकि टोटल आवेश हम बोल रहे हैं प्लस Q आवेश, तो प्लस Q आवेश से न आवेशित करने में कुल किया गया कार्य, कितना हो जाएगा, तो किया गया कुल कार्य निकालने के लिए देखिए बहुत छोटा सा आवेश DQ को आप ले गए तो हमें कार्य DW करना पड़ा। तो हम कुल प्लस Q आवेश मतलब सारा आवेश को ले जाए प्लस Q आवेश आवेशित करें तो हमको बड़ा सा मतलब टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल कार्य मिल जाएगा, और उसके लिए न इस छोटे से कार्य का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कुल कार्य W बराबर क्या होगा, DW का इंटीग्रेशन, मतलब DW का इंटीग्रेशन होगा, मतलब DW बराबर Q बाई C का इंटीग्रेशन होगा, ठीक। लेकिन ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, तो 0 से Q आवेश तक। चूंकि आप ना प्रारंभिक ये अनावेशित अवस्था थे, शुरू में आवेश इस पर 0 था, तो Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक, मतलब 0 आवेश से Q आवेश तक। चूंकि शुरू में आवेश क्या था, यहाँ पर 0, और कितना आवेश तक इसको आवेशित करना है, प्लस Q आवेश तक। तो 0 से Q तक आवेशित करने में तो किया गया कार्य होगा ना, वो होगा इंटीग्रेशन 0 से Q बाई C इंटू DW का वैल्यू यहाँ से बैठा दिए। अब बताइए इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं बाबू, तो आप सभी को पता है कि ना कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है। तो चलिए W बराबर ये 1 बाई C, चूंकि धारिता, चालक की धारिता नहीं बदलने वाला है, आपको पता है कि धारिता हम C मान ली है, तो धारिता तो बीच में अपने आप नहीं बदल जाएगा, यानी ये कांस्टेंट का काम करेगा। तो 1 बाई C को इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर दिए, और 0 से Q तक ना Q DQ हो गया। याद रखिए हम पढ़ाए आप लोग को x dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ जब q है तो q का इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूला से q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट q यहाँ पुट हो जाएगा। बात समझ गए, अब पुट हो जाएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 1 बाई C, सबसे पहले कौन वैल्यू रखते हैं, Q के जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू, तो Q स्क्वायर बाई 2, फिर बीच में माइनस का साइन देते हैं, फिर Q के जगह लोअर लिमिट का प्रयोग कीजिए। बात समझ में आए, तो ये हो जाएगा 1 बाई C और Q स्क्वायर बाई 2। चूंकि इतना में से 0 का स्क्वायर बाई 2 क्या आ जाएगा ना, 0 ही ना आ जाएगा, देख लीजिए आप, ठीक है ना। Q स्क्वायर बाई 2 ऐसे ही रख दिए, 0 का स्क्वायर 0 बटा 2 0। फिर हम क्या करेंगे, तो अब कीजिए ऐसे कि Q स्क्वायर बाई यानी W बराबर 1 बाई C हो जाएगा और Q स्क्वायर बाई 2, यानी हम लोग बोल सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है, Q स्क्वायर बाई 2C। यानी अब हमें पता चल गया कि इस चालक को प्लस Q आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य जो होगा Q स्क्वायर बाई 2C होगा, Q स्क्वायर बाई 2C, जहां Q क्या है, तो जितना आवेश से हमें आवेशित करना है वो है Q, और C क्या है, उसकी धारिता है। तो अब बताइए कि यही कार्य ना इस चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा होता है, तो हमें स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे कि किया गया यह कार्य, किया गया यह कार्य ही चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज न ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अतः न चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज न ऊर्जा U बराबर
स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाते हैं तो U कितना बराबर होगा, इसी कार्य का बराबर, और कार्य कितना का बराबर है Q²/2c, अतः स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा Q²/2c। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, बात समझ में आए। तो किसी भी न आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा Q²/2c होता है। चलिए अब एक बात याद रखिए, तो हम इसी से एक दूसरा फार्मूला प्राप्त करने जा रहे हैं। तो चूंकि आप लोग याद होगा कि चूंकि Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV होता है, तो इसमें Q के जगह CV आप रख दीजिए, तो इसलिए U बराबर Q के जगह CV रख दीजिए और इतना का स्क्वायर और बाई में 2c, तो U बराबर हो जाएगा C²V² और बाई में 2c। बस समझ गए। अब C से C काट दीजिए तो U बराबर हो जाएगा 1/2, फिर एक ठो C बचेगा ना, एगो तो कट गया है, तो ये CV²। तो स्थिति ऊर्जा का ये दूसरा फार्मूला है। तो एक फार्मूला हो गया क्या ना, एक फार्मूला था यहाँ पर U बराबर Q²/2c, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का दो फार्मूला यहाँ पे रखना आपको, Q²/2c, और जब Q के जगह CV फार्मूला रख दिए तो हम लोग क्या कर दिए, हाफ CV²। ये दो फार्मूला हुआ, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, है ना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।